दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। ऐसे विचार रखते थे हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करके रखा था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता को हिला के रख दिया था। एक छोटा सा बच्चा चंद्रशेखर आजाद घर से निकल गया और कभी घर वापस लौट के नहीं गया। 1920 से 1930 तक बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे आंदोलन चले, लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो था चंद्रशेखर आजाद। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि चंद्रशेखर आजाद कैसे हमारे देश को आजादी दिलाया इन्होंने। जब आजकल के छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चलता है, एक अलग गाने से ट्रेंडिंग में चल जाते हैं, लेकिन उस वक्त 14 साल के बच्चे के दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, आजादी आजादी आजादी। हमें सिर्फ चाहिए आजादी। अगर उसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देने पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आइए चंद्रशेखर आजाद के बारे में शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान, स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आज़ादी हमें कितनी मुसीबतों का सहारा करने के बाद हमें आज मिला है। आपको ये पता चलना चाहिए कि कितनों वीरानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाके आज ये आज़ादी हमें मिली है। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के जिले के भौरा गांव में हुआ था। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही बहुत स्वावलंबी और स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति थे। ये एक बार इनके बचपन की बात है, इनको आम खाना बहुत पसंद था, तो ये पास के बगीचे में जाते थे, आम तोड़ते थे और खाते थे। तो बगीचे का मालिक कुछ नहीं बोलता था क्योंकि इनके पिता पुलिस में थे, तो गांव में इनका बड़ा सम्मान था। तो जब ये बात इनको पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा मेरे नाम पे आम तोड़ के किसी और के बगीचे में खा रहा है, ये तो गलत बात है, तो उन्होंने अपने बेटे को चंद्रशेखर जी को बुलाया और डांटा उनको, कहा इनसे माफ़ी मांगो। तो चंद्रशेखर जी, भाई चंद्रशेखर स्वाभिमान से भरे हुए, उन्होंने कहा आम तोड़ के ही तो खाया है, मैंने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उससे मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अब पिताजी भी इनके गुस्सा हो गए क्योंकि खून तो एक ही है, वो और क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा अगर माफ़ी मांगेगा तभी तो घर में आएगा, वरना मेरे घर से बाहर निकल जा। अब चंद्रशेखर आजाद, स्वाभिमान इनका बहुत बड़ा, घर से बाहर निकल गए ये। अब इनको लगा शायद पिताजी गुस्सा हैं, 1-2 घंटे में आएंगे, फिर मुझे घर के अंदर ले जाएंगे। वो घर के बाहर बैठे थे, घंटों तक पिताजी बाहर नहीं आए। ये गुस्सा और ज़्यादा हो गए और ये अपने बड़े भाई के यहाँ चल दिए। बड़े भाई के यहाँ गए, 2-3 दिन वहाँ ठहरे। उनको लगा कि शायद पिताजी अब हमें लेने आएंगे, फिर भी पिताजी वहाँ पे नहीं गए। अब इनको बड़ा क्रोध आ गया कि पिताजी इतना दिन हो गए मेरे पास, ना तो मिलने आए, ना मुझसे बात किए, ना मुझे घर वापस लाने के लिए लाए। अब स्वाभिमान तो इनका बहुत बड़ा। इसी से ही पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद बचपन से कितने स्वाभिमान थे। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई के घर से भी वो निकल गए और गए स्टेशन पे, सो गए, रात गुजारी स्टेशन पे, और फिर एक ट्रेन में वहीं बैठ गए। ट्रेन में बैठे बैठे इनको नींद आ गई और जब इनकी आँख खुली तो देखा एक भव्य शहर में अपने आप को पाया। जब आसपास लोगों से पूछा तो पता चला वो मुंबई पहुंच गए। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि अब उनको भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने होटल में बर्तन मांजने का काम किया अपना पेट भरने के लिए, और फिर कई सारे काम किए उन्होंने वहाँ पे और कुछ पैसे इकट्ठे किए। एक्चुअली में उनको फिल्म देखने का बड़ा शौक था, तो वो जो पैसा पाते थे, 10 पैसा 5 पैसा काम करने के बाद वो फिर जाते थे, खाना खाते थे, क्योंकि 2 वक्त की रोटी उनकी कमाई भी होती थी, उसी होटल में खा भी लेते थे। और जब पैसे बचते थे वो फिर सिनेमा देखने जाते थे। तो कई दिन वो थोड़ा एक टाइम का खाना खाया और सिनेमा देखना बंद कर दिया, और कुछ पैसे बचा के उन्होंने अपने पास रख लिए। उसी पैसे में से इन्होंने अपने लिए एक धोती कुर्ता लिया और फिर अपना प्लानिंग बना लिया बनारस की तरफ। ये काशी विश्वविद्यालय गए और वहाँ पर अपना दाखिला कराया और हिंदी और संस्कृत भाषा का ये ज्ञान लेना शुरू कर दिया। उसी बीच महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का चालू किया, असहयोग आंदोलन चालू किया, और इसमें इन्होंने भी भाग लिया क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत कामगार साबित हुआ। इससे अंग्रेजी हुकूमत बिल्कुल हिल चुकी थी क्योंकि ये बहुत कामगार आंदोलन था, कई पूरा देश मिलकर आंदोलन कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद भी इन्होंने इसमें भाग लिया क्योंकि अब इनके अंदर देशभक्ति की भावना जग चुकी थी। देखिए उस समय काशी विद्यापीठ, बनारस का जो विश्वविद्यालय है काशी विद्यापीठ, इसलिए 2 चीज़ों का सेंटर बन चुका था। पहला तो ये एजुकेशन का सेंटर था ही, दूसरा ये क्रांतिकारियों को उगाने का सेंटर बन चुका था। यहाँ से बहुत क्रांतिकारी उभर के सामने आ रहे थे, जिसमें से थे एक चंद्रशेखर आजाद। जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया, पर उन लोगों की उम्र बड़ी थी इसलिए बहुत कड़ी कड़ी सज़ा मिली। किसी को काला पानी की सज़ा मिली, किसी को ताउम्र कैद किया गया, किसी को फांसी की सज़ा मिली। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की उस वक्त महज उम्र थी 14 साल की।
तो अभी ये छोटे उम्र में थे, इनको तो कोई कठोर सजा दिया नहीं जा सकता था। तो जब ये कोर्ट में पहुंचे, मजिस्ट्रेट ने इनसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने गर्व से बोला आजाद। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। उन्होंने बोला स्वतंत्रता। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारा पता क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जेल। अब इतने में जितने भी हिंदुस्तानी, जितने भी भारतीय थे वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन अंग्रेजों को वहीं पे मिर्ची लग गई कि इतना छोटा सा बच्चा अपने देश के प्रति इतना समर्पित है, ऐसे कैसे हो सकता है। जज ने चिल्ला के बोला इसको ले जाओ, 15 बेतों की सजा दो। वो बेत कोई ऐसे वैसे बेत नहीं होते थे कि हाथ फैलाओ और 15 बेत खा के चले जाओ। बेतों को पानी में डुबा के रखते थे। एक बेत अगर पड़ जाए तो पूरी चमड़ी निकल जाती थी, उसको ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते थे, और ऐसे उसको 15 बेत खाने थे। एक छोटा सा बच्चा जिसको दर्द का थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है, अपने देश के आगे, अपने देश की आज़ादी के आगे इस तरह से समर्पित हो गया, अपने देश को, अपने खुद को समर्पित कर दिया, देश के हवाले कर दिया। जितने बेत उनके पीठ पे पड़ते थे उतनी जोर जोर से उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेत मारने वाला जो सिपाही था उसका दिल भी हिल गया कि 15 साल का बच्चा जब इसको चोट लग रही है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। ऐसी देशभक्ति थी चंद्रशेखर आजाद के दिल में जो आज भी हमारे दिल में बसते हैं। ऐसे चंद्रशेखर आजाद, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जिस देश को चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने आजाद करवाया। तो जब ये बाहर निकले, हैरानी भरी नजर से सब के सब देख रहे थे। वहां से इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली चंद्रशेखर आजाद को। यार 14 साल का बच्चा इतना देश के प्रति समर्पित है कि अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के आगे, अपने चोट को भी भूल गया, वो चोट जिसको ठीक होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। बहुत प्रसिद्धि मिली यहाँ से इनको। अब ये एक बड़े लीडर के रूप में उभर के सामने आए। अब भगत सिंह ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, यानी पैसे की जरूरत होती है, जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सरकारी खजाने को लूटते हैं, ब्रिटिश के, अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटते हैं, वहां से हमको भारी रकम मिलेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सारे मिलके, और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, ये सारे मिलके ककोरी कांड कर दिया। छोटा मोटा कांड नहीं, ककोरी कांड सीधे ही कर दिया। ककोरी कांड क्या था? 9 अगस्त को 1925 ईस्वी में ककोरी स्टेशन पे, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, ककोरी स्टेशन पे इन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया, और उसमें सरकारी खजाने थे, अंग्रेजों के सरकारी खजाने थे, उसमें बहुत सारे रुपए थे, थोड़े गहने थे। इन्होंने ट्रेन को रोका और धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात चिल्ला के बोलते थे कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम इसके खजाने इसलिए लूट रहे हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संस्था को और आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आज़ाद करा सकें, अपने हक को पा सकें। और ये ट्रेन लूट के वहाँ से भाग गए। प्लान के मुताबिक कि सबको ट्रेन लूट के जंगल की तरफ भागना था, लेकिन पुलिस ने भी धरपकड़ चालू कर दिया और उनके कई सारे साथी गिरफ्तार हो गए। सिर्फ 2 ही लोग बचे, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे कुंदन लाल। चंद्रशेखर आजाद पहले ही कहते थे दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये कभी पुलिस के हाथे नहीं आए, कभी पुलिस इन्हें पकड़ नहीं सकी। कुंदन लाल और चंद्रशेखर आजाद बच के वहां से निकल गए और उनके बहुत सारे साथी पकड़ा गए और जिनको फांसी की सजा दे दी गई। अब वहां से ये निकल के इनकी टीम पूरी बर्बाद हो चुकी थी, टीम पूरी बिखर गई थी। अब ये तो चंद्रशेखर आजाद है भैया, कभी न हार मानने वाले। ये फिर से भगत सिंह के साथ मिलके अपने एक नए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिया जिसका नाम इन्होंने रखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब फिर से इन्होंने अपने क्रांतिकारियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी बीच 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आ गया। अब साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। अब ये प्रदर्शन बहुत ही घातक निकला। लाला लाजपत राय क्योंकि वो नरम दल के थे तो वो चाहते थे बिना मारपीट किए हमें आसानी से इसका विरोध करना है, और वो बैठ गए विरोध करने के लिए, इस प्रदर्शन करने के लिए। अब पुलिस वालों ने, वहाँ पे एक मेजर स्कॉट था, उसने आदेश दे दिया लाठी चार्ज करने के लिए। अब इन्होंने, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। अब इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी चोट आई कि हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया और इसी हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। अब इससे बड़ी आहत पहुंची भगत सिंह को, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद को, सबको बहुत दुख हुआ और उन्होंने वही कसम खाई कि इस मौत का बदला वो लेके रहेंगे।
अब फिर से इन्होंने सारे मिलके प्लान बनाया। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब ने मिलके प्लान बनाया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। हम मेजर स्कॉट को ही मार देंगे, गोली मार देंगे उसको, कि हमने लाला लाजपत राय के मौत का बदला सैंडर्स का हत्या करके ले लिया है। अब ये तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेज तिलमिला उठे, उनको और मिर्ची लग गई कि यार ये छोटे छोटे बच्चे हमको इतनी बुरी तरीके से हरा रहे हैं, इनको तो अब कुछ करना पड़ेगा, इनका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इनका बहुत हो गया, क्योंकि अब इनका पानी गले से ऊपर जा रहा है। और अंग्रेज वहीं से बहुत तिलमिला उठे। अब सबके ऊपर इनाम रख दिया कि जो इनको पकड़ के लाएगा 2000 रुपए का इनाम है। अब सब के सब इनको ढूंढने लगे, लेकिन ये लोग फिर से वहां से बच के निकल गए। इसी बीच भगत सिंह मजदूरों के न्याय के लिए एक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो एक्शन, कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब भगत सिंह ने एक आइडिया निकाला कि ये लोग ऐसे नहीं सुनने वाले, इनके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक लो इंटेंसिटी का बम बनाया। देखिए, उनका मुद्दा एकदम एजेंडा क्लियर था कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बेकसूर की जान तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, और हमें आज़ादी भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने लो इंटेंसिटी का बम बनाया ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, और जाके सेंट्रल असेंबली में फेंक दिया। और फेंक के पर्ची पे पहले इन्होंने लिख दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। असेंबली में जैसे ही बम फेंका और पर्चा ऐसे उड़ा दिया, पूरा असेंबली में धुआं धुआं। वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भागा नहीं, पर्चा उड़ा के बोला और चिल्ला चिल्ला के बोला, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और पर्चे पे लिख दिया, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। अब वहां पुलिस मौजूद थी, वो भागे नहीं, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब ये बात जब चंद्रशेखर आजाद जी को पता चला, तब इनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस भगत सिंह को पकड़े। तब वो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब फैसला आया कि इनको फांसी दे दी जाए, तब उस वक्त चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल टूट चुके थे। वो भागते भागते महात्मा गांधी जी के पास गए, वहाँ से भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया। फिर गए मोतीलाल नेहरू के पास, वहाँ से भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया। फिर 27 फरवरी 1931 में ये इलाहाबाद पहुंचे, उसी एल्फ्रेड पार्क में जहां पर वो अपने आप को गोली मार दिए थे। वहां पे पहुंचे तो उनके ही करीबी ने किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में है। अब पुलिस तो भैया उसकी तलाश में थी कि चंद्रशेखर आजाद कहां मिले, उनको दबोच ले। पूरे पार्क को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया। और जब ये बात चंद्रशेखर आजाद को भनक लगी कि अब घिर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उनके गन में जितनी गोलियां थी, खूब ठाह के साथ उन सब का मुकाबला किया, कईयों की जान लिया। लेकिन जब आखिरी गोली बची, तो भारत माँ की मिट्टी को उन्होंने अपने मुट्ठी में लिया और अपनी गोली खोपड़ी पे रखे खुद को ही गोली मार लिया। और ये साबित कर दिया कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वो अब पूरी जिंदगी में कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ऐसे वीर पुत्र थे चंद्रशेखर आजाद। मैं चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद जी का ये वीडियो हर एक भारतवासी देखे, ताकि वो भी उनसे इंस्पायर हो सके। आज के लिए फिल्मी एक्टर से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, इनसे बल्कि ना होकर हम अपने रियल हीरो से जो हमें आज़ादी दिलाए, हम उनसे इंस्पायर हों, उनसे बहुत कुछ सीखे। मैं चाहता हूं हर एक के पास शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी देख सके कि कैसे हमें आज़ादी मिली है। मैं आज आपसे नहीं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बट इतना कहूँगा, अगर आपने देख लिया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को देखें और वो समझ पाएँ कि आज़ादी कितनी बलिदानों के बाद हमें मिली है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।